चलो तो मिस हिना से पूछ लेते हैं, क्या वो फ्री है मेरी वाइफ की ड्यूटी निभाने के लिए। अगले ही पल उसने बगैर किसी का लिहाज रखे किरण का बाजू पकड़कर अपनी जानिब जोर से खींचा। अगले ही लम्हे वो बेजान गुड़िया की मानिंद उसके कुशादा सीने से आ लगी। उसके होंठ वकास के कोट से मस हुए थे। वह मुश्किल ही अपनी नजर उठाई तो वकास उसे खा जाने वाली निगाह से तकते नरमी से पूछ रहा था। उसका लहजा जितना नरम था, आंखें उतनी ही आग बगोई। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए नॉवेल लेकर आई हूँ धड़कते दिल की किस्त नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण कहाँ है। सिद्रा अपनी सहेलियों के साथ बातों में मशगूल थी कि वकास ने उसका बाजू पकड़कर उसे साइड में खींचा। मुझे नहीं पता भाई, आप फोन करके पूछ लें। वो डर गई थी। फौरन ही मासूमियत चेहरे पर सजाए झिंझला कर बोली। सिद्रा को यकीन था कि जितनी फुर्ती से उसने धक्का दिया था किरण उसका चेहरा नहीं देख सकी होगी। सारा मसला यही तो है कि उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो परेशान होकर गोया हुआ। दूसरी जानिब वो सफेद रंग की फ्रॉक में बारबी डॉल लग रही थी। किरण इस कदर खूबसूरत और पतली दुबली थी कि इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक शादीशुदा औरत है। रोने के सबब उसका मेकअप खराब हो गया था, इसलिए किरण ने अपना चेहरा धो लिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत नेचुरल और खूबसूरत लग रहा था। वो सादगी में ज्यादा खूबसूरत लगती है, ये बात मुआविया दिल ही दिल सोचकर मुस्कुरा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदद करने के लिए, और इससे पहले भी जो आपने मेरी मदद की उसके लिए भी। और सॉरी, इस दिन मैं बहुत उदास थी तो मैंने अच्छा सलूक नहीं किया था आपके साथ, मुझे इसका बहुत दुख है। होप यू डोंट माइंड। वो खूबसूरत हूरनुमा लड़की नजर झुकाए शर्मिंदगी से बोली। मुआविया तो सिर्फ इस समय इस लड़की की झुकी आंखें देख रहा था। उसकी घनी पलकें, उसका खूबसूरत चेहरा, उसके सुर्ख होंठ। इट्स ओके, मैंने बुरा नहीं माना था। और रही शुक्रिया की बात, तो आप मुझे किसी दिन डिनर पर बुला लीजिएगा, मैं खुशी खुशी आ जाऊंगा। उसकी बात सुन किरण अपनी शर्मिंदगी भूल बेअख्तियार ही मुस्कुरा दी थी। जरूर, बस आप मुझे बता दें आप कब फ्री होंगे। मैं बिल्कुल फ्री बंदा हूँ, वो खासा मजाक खेज अंदाज में बोला। मजाक कर रहा था, कुछ केसेस पर काम कर रहा हूँ, इनसे फ्री होते ही मैं आपको बता दूंगा। अगले ही लम्हे वो संजीदगी से बोला तो किरण हैरत से उसका चेहरा तकने लगी। आप वाकई वकील हैं। हाँ, छोटा मोटा सा। और मैं समझी उस दिन आप इस औरत से झूठ बोल रहे थे मुझे बचाने के लिए। किरण तेजी से गोया हुई। आप तो इंजीनियर थे ना, फिर वकील। वो उलझ कर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी मैंने, मगर फिर आगे जाकर मेरा इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया, तो मैंने अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए बड़ा सा यू टर्न मारा और इस फील्ड में चला आया जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। अब मैं एक छोटा मोटा सा वकील हूँ, फारिग वक्त में इंजीनियरिंग के कोर्सेज किए हैं तो छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। उसने खासा लापरवाही से बताया था, जिसे सुन किरण को वाकई महसूस हुआ जैसे वो कोई मामूली सा वकील है। ओ, और मेरी ऐप का क्या हुआ। बस कुछ काम और रह गए हैं इसमें। वो अपनी गर्दन की पुश्त पर खुजाते संजीदगी से गोया हुआ। चलें, किरण ने कहा तो वो फौरन इस बात में सर हिलाते हुए किरण के लिए रास्ता हमवार करने लगा। लेडीज फर्स्ट। वो औरतों को इज्जत देने वाला मर्द था, और ये बात उसकी हर अदा बताती थी। किरण को याद नहीं पड़ता कि उसे कभी किसी ने इतनी इज्जत दी हो जितनी वो दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, दोनों नीचे एक साथ ही आए थे। वकास दरवाजे के पास खड़ा बार बार किरण के सेल पर कॉल कर रहा था। फिर इसने सोचा कि ऊपर लेडीज वॉशरूम में खुद जाकर देखे। अभी वो यही सोच के अपनी पेशानी मसल रहा था कि उसके कंधे पर अबूजर ने हाथ रखा। ओए चल जल्दी, मुआविया आ गया है। अबूजर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खींचा था। 1 मिनट, अभी वो एहतजाज कर पाता इससे पहले ही अबूजर उसे मुआविया के पास खींच लाया था। हीना, मीट माय फ्रेंड्स। किरण दीवार पर लगी पेंटिंग की जानिब देख रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से मुआविया की आवाज आई। जैसे ही वो पलटी, उसके सामने वकास, अबूजर व मुआविया खड़े थे। अबूजर व वकास। वकास की निगाह सीढ़ियों की जानिब जमी थी जब तक मुआविया ने उसका नाम न लिया। उसने हिना को देखने के लिए जैसे ही अपनी तवज्जो उस सफेद फ्रॉक में मलबूस लड़की की जानिब की, उसकी आंखें मारे शॉक्ड के फैली। अबूजर को तो बेख्तियार ही धांस लग गई थी। दूसरी जानिब किरण की आंखें हैरत से फटी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुआविया जैसा नरम मिजाज शख्स वकास जैसे मगरूर इंसान का दोस्त निकल आएगा। हिना। वकास ने दांत पीसते अजीब से अंदाज में उसका नाम दोहराया। किरण ने गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। किरण के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। वो एक अजीब सी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पा रही थी। वकास हमारे ग्रुप में वाहिद शादीशुदा है, बाकी अना, मैं और अबूजर सिंगल हैं। वैसे वकास, भाभी कहाँ है। मुआविया के जुमले सुनते ही वकास का पारा हाई हुआ। अबूजर को इर्द गिर्द का माहौल सांस लेने के लिए दुश्वार होता महसूस हुआ। भाभी। इस खूबरू नौजवान ने ये कहते हुए हल्की सी अपनी गर्दन मोड़कर होंठ चबाए थे।
چلو تو مس ہنا سے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ فری ہیں میری وائف کی ڈیوٹی نبھانے کے لیے۔ اگلے ہی پل اس نے بغیر کسی کا لحاظ رکھے کرن کا بازو پکڑ کر اپنی جانب زور سے کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے ہونٹ وقاص کے کوٹ سے مس ہوئے تھے۔ بمشکل ہی اپنی نظر اٹھائی تو وقاص اسے کھا جانے والی نگاہ سے تکتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا نرم تھا آنکھیں اتنی ہی آگ بگولا۔ وقاص یہ کیا بدتمیزی ہے؟ معاویہ بہت نرم مزاج سخت تھا، اسے غصہ بہت کم ہی آیا کرتا تھا، مگر بات ہنا کی تھی، اس لڑکی کی جو اسے بہت پسند تھی، جس کے لیے وہ اسپیشل فیلنگز رکھتا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، وہ خود کو روک نہ سکا اور اگلے ہی پل وہ برہمی سے کہتا آگے بڑھا۔ ایک منٹ معاویہ، مجھے لگتا ہے تمہیں ٹھیک طرح لوگوں سے انٹروڈیوس کرانے کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ ان سے ملو، یہ ہے کرن، وقاص کی وائف، مطلب مسز وقاص۔ ابو ذر فوراً ہی بیچ میں آیا تھا، اس نے معاویہ کو کرن سے ٹھیک طرح انٹروڈیوس کروایا۔ وقاص کی وائف! معاویہ مارے حیرت و بے یقینی کے ایک دو ثانیوں تک کرن کو تکتا رہا۔ ابو ذر نے جیسے اس کے سر پر ایٹم بم پھوڑا تھا۔ سالوں سے تو تم کرن ہو، یہ ہنا کب بنی؟ وقاص کرن کا بازو جھنجھوڑ کر تیش کے عالم میں دبی دبی غراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ کرن بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی، اسے لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، جبکہ اس بیچاری نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن سچویشن بہت عجیب تھی۔ وہ وقاص کو کیسے بتاتی کہ ہنا اس کا کلمی نام ہے اور وہ ایک معمولی فیس بک رائٹر ہے؟ وقاص اسے ویسے بھی بہت کمتری کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یہ جاننے کے بعد تو وہ مزید اسے یوز لیس سمجھے گا۔ یہ سوچ وہ بتانے کی ہمت نہ کر سکی۔ آج کے زمانے میں صرف پیسوں کی ویلیو ہے، پیشے کے نہیں۔ جیسے رائٹر، پہلے یہ پیشہ بہت معزز سمجھا جاتا تھا، بہت برتری کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر آج اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آپ رائٹر ہو مگر آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آپ رائٹر ہو تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کرتا ہے کتنا کماتے ہو؟ اگر آپ جواب میں کہہ دو کہ 1-2 لاکھ روپے، تب وہ آپ کو رشک بھری نگاہ سے دیکھے گا، لیکن اگر آپ کہو 1 روپیہ بھی نہیں، تو مقابل کی جانب سے چھوٹ جواب ملے گا۔ پھر کیوں اپنا دماغ اور آنکھیں کھپا رہے ہو لکھ لکھ کر؟ جیسے آپ کا لکھنا ایک عبث و فضول چیز ہے۔ اور ایز اے رائٹر کرن صرف 30-40 ہزار روپے ہی کماتی تھی، اتنی کمائی تو وقاص ایک ٹپ میں ہی دے دے۔ وہ واقف تھی، اگر وہ اسے بتائے گی تو وہ بہت ڈیگریڈ کرے گا اسے۔ پھر معاویہ کو اپنا نام بتاتے وقت اس نے کب سوچا تھا کہ وہ اس سے دوبارہ بھی ملے گی اور معاویہ وقاص کا دوست نکل آئے گا؟ معاویہ اس لمحے اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یہ خیال اسے مزید شرمندہ سا کر رہا تھا۔ کرن کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے اپنا نام مجھے نہیں بتایا تھا، مجھے لگا کہ ان کا نام ہنا ہے۔ معاویہ نظر جھکائے کہہ رہا تھا۔ کرن حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ساری غلطی اپنے سر لے گیا تھا۔ معاویہ کا کرن کے لیے بولنا وقاص کو انکمفرٹیبل کر گیا۔ اس نے تو کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ معاویہ کی پسند اس کی بیوی نکل کر آئے گی۔ معاویہ اور وقاص کے درمیان مانو کوئی دیوار حائل ہو گئی ہو، جیسے وہ دونوں ہی محسوس کر رہے تھے۔ ہیلو، سوری آنے میں لیٹ ہو گئی تھوڑا، انا خاصا مسکراتے ہوئے آ کر بولی تھی۔ انا نے محسوس کیا ماحول خاصا آکورڈ ہے، جیسے کچھ ہوا ہو۔ معاویہ عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھا، زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی اتنی پسند آئی تھی، مگر وہ اس کے دوست کی بیوی نکلی۔ ساری سچویشن میں جو سب سے عجیب بات تھی وہ تھی وقاص کو اس کی پسند کا علم ہونا۔ اسے اپنے سینے پر شدید بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ ابو ذر بھی اس کے ساتھ تیزی سے جانے لگا۔ ہیلو مسز وقاص، سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ انا ان کے جاتے ہی کرن کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ خوبرو نوجوان کرن کا بازو مضبوطی سے پکڑے کھڑا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی میں اس قدر محو ہے کہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا ہے، جیسے وہ سامنے کھڑی ہی نہ ہو۔ انا کے سینے میں آگ لگ گئی تھی وقاص کے یوں اگنور کرنے پر۔ ابھی کرن کوئی جواب دیتی، اس سے پہلے ہی وہ وجیہہ مرد اسے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ وقاص ایسے مت کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سرخ انگارے ہوتا نوجوان جس طرح اسے کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا، سب انہی کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ کرن خاصا شرمندہ ہو کر منتی لہجے میں گویا ہوئی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ عمر نے انہیں پارٹی سے جلدی واپس آتا دیکھ فوراً ہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وقاص اس قدر غصے میں تھا کہ اسے سدرا کا خیال ہی نہ رہا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی طاری تھی، مگر وہ خوبصورت لڑکی جانتی تھی یہ صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وقاص کے دماغ میں معاویہ کے تعریفی جملے گھوم رہے تھے، خاص طور پر اس کی لمبی انگلیوں کی گئی تعریف۔ اس نے فوراً ہی اس کی انگلیوں کی جانب دیکھا تھا جو لرزتی ہوئی کبھی اس کی زلفوں میں الجھتی تو کبھی اس کی فراک میں۔ کرن کی لرزتی انگلیاں اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھی اسے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنا غصہ پینے کی کوشش کی ہو۔
موبائل سوئچ آف کیوں آ رہا تھا تمہارا؟ اس کی جانب متوجہ ہو کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ٹوٹ گیا ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا وقاص کا اسے لوگوں کے سامنے یوں کھینچ کر لانا۔ تو کیا ہو گیا کہ اگر اس نے معاویہ سے دوستی کر لی اور اسے اپنا نام ہنا بتا دیا؟ کیا اس کی فیمیل فرینڈز نہیں تھی؟ کیا انا اس کی دوست نہیں تھی؟ او، دوست کہنا تو دوستی کو شرمندگی کرنے جیسا ہے۔ وہ چیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر۔ اس نے تو کسی محفل میں جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچا، اسے تماشا نہیں بنایا۔ پھر وہ کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اگر وہ عورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں؟ یہ سوچ کر غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی انگلیوں کے لرزنے کو وقاص نے خوف سے تعبیر کیا، جبکہ وہ غصے کی شدت سے لرز رہی تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اس بارے میں اسے اتنا ہی غصہ آ رہا تھا اب۔ کیسے؟ وہ آئیبرو اچکا کر تفتیشی انداز میں۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جا کر اپنی لاڈلی بہن سے پوچھو نا کہ میرا موبائل کیسے ٹوٹا۔ وہ خاصا جذبز ہو کر بولی۔ سدرا، وہ الجھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری لاڈلی بہن نے مجھے واش روم میں دھکا دے کر بند کر دیا تھا، وہاں چوہے تھے جنہیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو کر پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے مٹی کے سبب، میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، بار بار دروازہ بجا رہی تھی لیکن کوئی کھولنے نہیں آ رہا تھا، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ کرن روحانسا ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے روئے مگر پھر بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے تھے۔ عمر ان دونوں میاں بیوی کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ معاویہ نے بتایا تھا کہ ہنا کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس طرح۔ سدرا انا پرست ہے، خودسر ہے، تھوڑی بدتمیز ہے، مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ اس قدر اوچھی حرکت کر جائے گی۔ ابھی اس نوجوان نے منہ کھولا ہی تھا بولنے کے لیے کہ کرن تیزی سے بولی۔ نہیں نا، نہیں یقین کرو گے نا تم؟ پھر یہ سب پوچھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اس قدر جھنجھلا کر بولی کہ وقاص اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ عمر، گاڑی روکو، مجھے اترنا ہے، وہ برہمی سے بولی۔ عمر وقاص کو دیکھنے لگا تھا۔ وقاص نے کوئی اشارہ نہ دیا تو وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عمر، میں نے کہا گاڑی روکو، اس بار وہ خاصا جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ حلق کے بل چیخی تھی، ساتھ ساتھ اس نے ڈور کھولنے کی خود بھی کوشش کی۔ میم، یہ علاقہ لڑکیوں کے لیے سیف نہیں، میں گاڑی آگے روک دوں گا، آپ وہاں اتر جائیے گا۔ عمر خاصا نرمی سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ او واقعی؟ اس دن مجھے گاڑی سے نکالتے وقت تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی؟ تنزیہ لہجے میں خاصا برہمی سے استفسار کیا۔ کرن اچھے سے واقف تھی، بول ضرور عمر رہا ہے مگر حکم وقاص کا ہے، وہ بھی انڈائریکٹ طور پر وقاص سے ہی بات کر رہی تھی۔ عمر کا شدت سے دل چاہا کہ اسے بتائے کہ وقاص چھوڑ کر نہیں گیا تھا اسے وہاں، وہ فوراً ہی واپس آ گئے تھے مگر تب تک وہ جا چکی تھی۔ تھوڑا دور جانے کے بعد عمر نے گاڑی روک دی، وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گئی۔ اب وہ آگے آگے چل رہی تھی اور وقاص کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ وہ پھر سے اسے چھوڑ کر جانے کی بے وقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی اور اسے لگا کرن چل چل کر اب ضرور تھک گئی ہوگی، اس نے گاڑی برابر کروائی اور شیشہ نیچے کیا۔ کب تک یوں چلنے والی ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ وہ دانت پیستے غرا کر بولی۔ ہم گھر جا کر آرام سے بات کر سکتے ہیں، کیا ضروری ہے یوں روڈ پر تماشا کرنا؟ مقابل منہ بسور کر بولا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، وہ برہمی سے چیخی تو وقاص عباسی نے دانت پیستے ہوئے شیشہ واپس اوپر کر لیا۔ سر، گاڑی کی یہی سپیڈ رکھنی ہے؟ عمر نے بیک ویو مرر سے تکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں جلدی ہے جانے کی؟ اس نے خاصا تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں سر، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی زبان دانتوں میں دبائی تھی، ڈر جو گیا تھا کہ کہیں سدرا کا غصہ اس پر نہ اتر جائے۔ کرن نے مانا اعتبار نہ کیا کہ وہ یقین کرے گا اس کی بات پر، مگر عمر جانتا تھا اس نے کیا ہے، اور نہ صرف کیا ہے بلکہ اگر سدرا سامنے ہوتی تو اس وقت وہ اس کا حشر کر دیتا۔ کرن چلتے چلتے تھک چکی تھی، اس کے پاؤں اب جواب دے گئے تھے مگر اپنی انا بڑی پیاری تھی۔ اگر وقاص کی گاڑی پیچھے نہ چل رہی ہوتی تو یقیناً وہ اب تک کسی نہ کسی سے لفٹ لے چکی ہوتی، لیکن اس وقت وہ لفٹ بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ اسے اچھے سے علم تھا کہ وقاص اسے لفٹ کبھی نہیں لینے دے گا۔ اب کیا کروں؟ اب اور چلنا نہیں جا رہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر زبردستی چل رہی تھی۔ اپنی ناک بچائے رکھنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ وہ 2-3 قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کے دھڑام سے گری۔ یہ کرن تو بہت ڈرامے بازیاں کر رہی ہے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے دھڑام سے گر گئی۔ سر، میم گر گئی ہیں، عمر فکرمند لہجے میں تیزی سے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی وقاص جو اپنی پیشانی مسل رہا تھا ہلکا سا مسکرایا، پھر تیزی سے گاڑی سے اتر کر کرن کے پاس پہنچا۔ آہ لگ گئی، آہ! وہ اپنا پاؤں پکڑ کر درد بھری کرہ کے ساتھ چیخ رہی تھی۔
साथ साथ ऐसा जाहिर किया जैसे वकास को आते हुए देखा ही ना हो। वकास ने उसे फौरन ही ब्राइडल स्टाइल में उठाया, बगैर ये पूछने की जहमत किए कि कहाँ लगी है। उतारो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। वो लड़की अभी भी दिखा रही थी। ये देख इस खूबसूरत नौजवान की आंखें ट्विस्ट हुई। ओके। वकास ने एक लम्हे की दूरी किए, वापस इसे रोड पर डाला और अपने रोबदार अंदाज में उसे छोड़कर चल दिया। वकास अब्बासी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो भपक कर चीखी थी, भला अपनी बीवी को ऐसे रोड पर कौन डाल के जाता है? क्यों? वो पलटकर अपना हाथ पैंट की जेब में डालते निहायत अनजान लहजे में पूछने लगा। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम खुद चली जाओगी? जाओ फिर। आखिरी जुमला उसने तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारे पर सजाए अदा किया। किरण गुस्से में मुंह फेर कर उठने लगी। अभी वो खड़ी हुई थी कि पीछे से तेजी से आकर वकास ने उसे फिर बाहों में भरा। उसके उठाते ही किरण ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाली, मगर अब के कुछ कहने की जुर्रत ना की। वो फातिहाना अंदाज में वापस चलता हुआ गाड़ी की जानिब आया। उसने आराम से किरण को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। गाड़ी अलमेराज मेंशन के आगे रुकी तो उसका सेल रिंग हुआ। उसने सेल देखा तो अना ऐवान नाम चमक रहा था। तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ, उसने किरण को देखकर संजीदगी से कहा। उमर फौरन ही पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलने के लिए उतरा था। किरण के दिल में एक टीस सी उठी थी। सेल की स्क्रीन पर अना का नाम देख लिया था उसने। वो अब गया तो पूरी रात नहीं लौटेगा, बखूबी जानती थी। ओके, उसने लापरवाही से कहा, मगर अगले ही लम्हे वो उमर की जानिब मतवजा हुई। उमर, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे? मेरे लगी हुई है पाँव पर, मैं चल नहीं पाऊंगी खुद से। बस उसका ये कहना था कि वकास के कान खड़े हुए। दूसरी जानिब उमर डरते डरते अपने बॉस की जानिब देखने लगा। किरण, नाटक बंद करो, वो खासा बरहमी से गोया हुआ। मैं नाटक नहीं कर रही और तुमसे तो कुछ नहीं कहा मैंने। तुम जाओ अपने जरूरी काम से, वो भी उसी की तर्ज में बोली थी। सेल मुसलसल रिंग हो रहा था, मगर किरण जानती थी जब तक वो वहां मौजूद है वकास कॉल रिसीव नहीं करेगा। वकास ने दांत पीसते हुए कॉल काट दी, फिर गाड़ी से उतरकर उसे तेजी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। लेकिन इस बार का उठाना कुछ वक्त पहले उठाने से कहीं अलग था। इस लम्हे लगा था जैसे खुशी से उठाया हो उसे, और इस लम्हे लग रहा था जैसे सिवाय बोझ के कुछ नहीं वो उसके लिए। क्यों अना की एक कॉल उस पर इतनी भारी थी कि उसे अपना वजूद अपने ही शौहर पर बोझ लग रहा था। जब अना इतनी ही पसंद थी तो तलाक क्यों नहीं दे रहा था उसे? फिर जैसे याद आया, अना उसकी तरह थोड़ी जो किसी भी हाल में उसके साथ रहना मंजूर कर ले। वो एक अमीरजादी, एक हीरोइन है, वो एक अमीरजादे की साथ ही रहेगी। वकास के पास इस वक्त जो कुछ है सब उसकी दादी का दिया हुआ है। अगर वो नाराज हुई तो वो सब कुछ वकास से उसी तरह छीन लेंगी जिस तरह उसके ताया के बेटे जिब्रान से छीन रखा है। वो अपनी सोचों में ही मगन थी कि वकास ने उसे बेड पर लिटाया और उसे छोड़कर जाने लगा। किरण नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर जाए। उसका दिल जैसे कोई भींच रहा हो अपनी मुट्ठी में। शदीद तकलीफ हो रही थी उसे वकास को खुद से दूर जाता देख। वकास, मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है, क्या मरहम लगा दोगे? वो लचकदार अंदाज में पूछ रही थी। अगले ही लम्हे जैसे ख्याल आया, वो इसे कब तक इस तरह रोक सकती है। वो पलटा तो किरण तेजी से इरादा बदल गई। छोड़ो, मैं राबिया से लगवा लूंगी। तुम्हारा जरूरी काम जरूर इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा, उसने चोट करने वाले अंदाज में कहा, मगर मुकाबिल फिर भी लापरवाही से वहां से चल दिया। किरण हसरत भरी नजरों से सिर्फ उसे जाता हुआ देख रही थी। अगला सीन। मुआविया, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? भाई मुझे भूल कर चले गए हैं शायद। जिस तरह सबने देखा था कि वकास अपनी बीवी को खींच कर ले गया है, इस तरह सिदरा ने भी देखा था। लेकिन ये सोच वो खुश हुई कि इस तरह उसे आखिर में मुआविया के साथ जाने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए ज्यादा अहमियत ना दी। मुआविया काफी वक्त से जानता था कि सिद्रा उसे पसंद करती है, खासतौर पर जब वो उसे देखकर शर्माती थी। मुआविया अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता था। वो सिर्फ उसे अपनी छोटी बहन की निगाह से देखता था। उम्र का काफी फर्क था दोनों के दरमियान। मुआविया नहीं चाहता था कि उसे कोई गलत उम्मीद मिले, इसलिए वो उसे हमेशा नजरअंदाज कर दिया करता था। मगर वो नहीं जानता उसका यूं नजरअंदाज करना सिदरा के दिल पर कितना भारी गुजरता था। दुनिया के लिए होगी वो मगरूर शहजादी, मगर मुआविया के सामने उसकी प्रोफाइल भीगी बिल्ली वाली थी। किसी पर चीखना या गुस्सा करना तो दूर की बात, मुआविया के सामने तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती थी। मुआविया अभी सोच ही रहा था कि किस तरह उसे टाले कि उसे सामने से अबूजर जाता हुआ नजर आया। अबूजर, उसने जोर से पुकारा। हाँ, क्या तू सिदरा को घर ड्रॉप कर देगा? अबूजर ने सिदरा का चेहरा देखा। वो नफी में गर्दन हिला रही थी, जिसका मतलब साफ था कि मना करो। मगर फिर अगले ही लम्हे उसने मुआविया का चेहरा देखा, जिसकी आंखें इल्तिजाइया थी कि प्लीज ले जाओ इसे। अबू जर अपनी थोड़ी मसलते हुए मुस्कुराया। बिल्कुल, आ जाओ सिदरा, मैं छोड़ देता हूँ। वो जानता था सिदरा डायन अब उसे छोड़ने वाली नहीं है रास्ते में। अच्छी वो सिर्फ मुआविया के सामने थी, बाकी सब उसकी हैसियत से आशना थे, मगर उसके खौफ से अपने दोस्त को ना बचाए ये कैसे मुमकिन?
सिदरा आग बगोला होकर उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरती हुई गाड़ी में बैठी। मुआविया आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। अगला सीन। किरण, तुमने दवाई खाना छोड़ी तो नहीं है ना? किरण को लगा था कि महविश बेगम उस दिन की लड़ाई के बाद अब उसका पीछा छोड़ देंगी, मगर ये सिर्फ उसकी सोच ही थी। नहीं अम्मी, मैं खा रही हूँ। गुड। मैंने नई डॉक्टर से राब्ता किया है, उन्हें तुम्हारी कंडीशन बताकर दवाई ले ली है, वो तुम्हें भेज रही हूँ। इसे रेगुलर लेती रहना, छोड़ना मत। मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम मुझे गुड न्यूज़ सुनाओगी। वो खासा पुरएतमादी से बोली तो किरण मुंह सुकेड़ने लगी। वो बिला वजह ही दवाइयां खा रही थी, मगर दिल को उस झूठी उम्मीद से बांध रखा था कि शायद उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं, वकास के दिल में रहम आ जाए और वो उसकी जानिब लौटे, उसे अपनी औलाद की माँ बनने की इजाजत दे, उनकी एक हैप्पी फैमिली बन जाए। और एक औरत क्या चाहती है भला? राबिया ने उसे दवाई लाकर दी तो उसने ज्यादा सोचे समझे बगैर खा ली। शुरू शुरू में तो वो दवाई के इंग्रेडिएंट्स और दीगर जरूरी डिटेल्स वगैरह पढ़ लिया करती थी, मगर उसने अब ये जहमत करना भी छोड़ दी थी। दवाई खाने के बाद उसने सेल अपने हाथ में लिया नॉवेल लिखने के लिए, तो देखा उसका नॉवेल बहुत हिट जा रहा है। इत्तेफाक से उसी लम्हे मुआविया का भी मैसेज मौसूल हुआ। उसने ऐप बना दी थी। किरण ने फौरन ही अपनी नई ऐप में काम शुरू किया। अपना हिट जाने वाला नॉवेल उसने ऐप पर देना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ चंद ही हफ्तों में उसका नॉवेल इस कदर हिट हुआ कि उसे ईमेल मौसूल होना शुरू हो गई। एक ड्रामा नवीस ने उससे राब्ता किया। वो उसका नॉवेल ड्रामे के लिए लेना चाहते थे, एक राइटर के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। वो फौरन ही राजी हुई थी। अगला सीन। मुआविया अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि उसके सेल पर उसकी वालदा का व्हाट्सएप मैसेज और तस्वीर आई। मैं कैसी लग रही हूँ इस सफेद साड़ी में? रुखसाना बेगम इस तस्वीर में सफेद रंग की साड़ी पहने हुए नजर आ रही थी। वो साड़ी नहीं पहना करती थी, इसलिए मुआविया को थोड़ा अजीब लगा था। मॉम, आपने स्टाइल चेंज किया है, क्यों? अच्छी नहीं लग रही? तेजी से उनका रिप्लाई आया। अच्छी तो लग रही है, मगर ये आपके स्टाइल से थोड़ा हटकर है। हाँ, वकास ने तोहफे में भेजी है मुझे, कह रहा था कि बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहीं से लेकर आया है मेरे लिए। उनकी बात सुनते ही मुआविया ताज्जुब में मुब्तला हुआ। वकास अब्बासी के पास कब इतना वक्त आया कि वो लोगों के लिए शॉपिंग करता फिरे? अपनी वालदा से बात करने के बाद उसने फौरन ही इस साड़ी के ब्रांड को नेट पर सर्च किया। इस साड़ी की कीमत इतनी ही थी जितनी उसने किरण को फ्रॉक गिफ्ट में दी थी। ये देख उसने अपनी पेशानी मसली। हाउ चाइल्डिश, वो बेख्तियार ही बोल उठा था। सिर्फ वकास के इस अमल से मुआविया ने अंदाजा लगाया था वो किरण के लिए किस कदर पॉजिटिव है। अगला सीन। किरण अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर एक के बाद एक ट्राई कर रही थी। वकास सामने बैठा कॉफी पीते हुए इस व्यू को खासा एंजॉय कर रहा था। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, कोई अच्छा सूट है ही नहीं पहनने के लिए। उसके मुंह बसोर कर कहते ही वकास ने बेड पर पड़े ढेरों ढेर कपड़ों की जानिब देखा था, जो एक से बढ़कर एक ब्रांडेड सूट थे। किरण की नजर अलमारी में टंगी सफेद फ्रॉक पर गई। हाँ, ये अच्छी लग रही है। वो मुआविया की दी हुई सफेद फ्रॉक पहनकर आईने में अपना अक्स देखकर इतराने लगी। वकास के सीने में आग लगी थी ये देख। अभी वो फ्रॉक पहनकर मुड़ी ही थी कि अचानक वकास से टकराई। वकास के हाथ में जो काफी कॉफी का मग था वो सारा उसके कपड़ों पर उलट गया। आह, ये क्या कर दिया तुमने? मेरा पूरा सूट खराब कर दिया। वो सफेद रंग की फ्रॉक थी, इस पर कॉफी के लगे दाग अलग ही नुमाया हो रहे थे। अब वो पहनने के काबिल नहीं बची थी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें देखकर मुड़ना चाहिए था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ ऐसी ही मिसाल थी। वो मुंह बिगाड़ कर कहता लापरवाही से कमरे से निकल गया। अल्लाह, मेरा सारा सूट खराब कर दिया कमीने ने, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाती रह गई थी। अगला सीन। वाओ, कितनी खूबसूरत ब्रेसलेट है ना? मुआविया की वालदा ने ज्वेलरी एग्जीबिशन रखा था। वकास किरण को यहाँ लाना नहीं चाहता था, मगर उसकी दादी यहाँ आने वाली थी, इसलिए इसे मजबूरन लाना पड़ा। वकास ने खटका सा मुंह बनाकर फक्त असबास में सर हिलाया था, चूंकि जानता था कि जरा सी भी तारीफ की तो वो उसे मजबूर करेगी उसे लेने पर। अच्छा सुनो हबी, किरण ने बड़े प्यार से उसकी आस्तीन पकड़कर खींचते हुए कहा। उसका हबी कहकर पुकारना ही वकास के लिए 340 का वॉट का झटका था। उसने तिरछी निगाहों से अपने बराबर में खड़ी लड़की की जानिब देखा। आईब्रोज का कर, अगर मैं ये ब्रेसलेट खरीदूंगी तो इसके पैसे तुम मेरे 50 करोड़ में से तो नहीं काटोगे ना? वो लड़की पाँव के अंगूठों पर अपना सारा वजन देकर उचक कर इस खूबरू नौजवान के कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में पूछने लगी। तुम्हें क्या लगता है? उसने आहिस्तगी से बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। काटोगे, वो मुंह बसोड़कर बोली तो वकास उसका चेहरा देख कर रह गया। मिस किरण, ले लो जाकर, वरना पूरे रास्ते मुझे अपनी रोती शक्ल दिखाओगी। उसके झिंझिलाकर कहते ही किरण का चेहरा खिल उठा था। वो थैंक यू हबी। वो बच्चों की तरह उसके बाजू से अपना सर मसलकर शुक्रिया अदा करते तेजी से ब्रेसलेट की जानिब बढ़ गई थी। उसे वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था, इसे वो वकास की दादी को गिफ्ट में देना चाहती थी।
वकास इधर आओ, ये देखो ये कफ के बटन, ये कितने प्यारे हैं। वो अबू जर से खड़ा बातें कर रहा था कि किरण उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई उन शीशे में सजे कफ के बटन की टेबल के पास लाई थी। तो तो लो ना, तुम्हारे सफेद शर्ट पर ये बहुत जचेंगे। वो तेजी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली तो वो उसका खिलता गुलाब सा चेहरा देखने लगा। वो कुछ दिनों से काफी खुश नजर आ रही थी, वो नहीं जानता कि वजह क्या थी, मगर अच्छा लग रहा था तो उसे यूं देखना। अपने लिए लेने में क्या मजा, कोई और खरीद कर दे तो खुशी भी हो। वो दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर संजीदगी से गोया हुआ। अच्छा तो फिर मैं दिला देती हूँ, बस तुम भी क्या याद करोगे कि किरण कितनी दिलदार है। किरण नहीं मिसेस वकास, उसने खासा जताते हुए उसके अल्फाज की तसही की थी। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी वो अपने नाम से उसका नाम जुदा करे। अच्छा ये देखो, वो ट्राई कर रही थी पहनाकर। वकास खासा खुशगवार मूड में आ गया था। कितने ही महीनों बाद वो उसके काम कर रही थी, वो भी बिना किसी झिझक या जबरदस्ती के। मैं सोच रही हूँ कि ये मिस्टर मुआविया को भी गिफ्ट कर दूं, मुझे वैसे भी उनका शुक्रिया अदा करना था। वो खूबसूरत लड़की वकास की आस्तीन पर झुकी हुई थी, इसलिए उसने देखा नहीं कि इस शख्स की आंखें बदल गई थी मुआविया का जिक्र सुनते ही। जला दिया किरण ने बगैर सोचे समझे फिर से वकास को। कैसा लग रहा है, उसने खासा एक्साइटेड लहजे में पूछा। जैसी तुम्हारी पसंद है। इसका जुमला सुनते ही किरण मुस्कुराकर उसे देखने लगी, मगर अगले ही लम्हे वो कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, बिल्कुल बेकार। बेकार? ओके उतारो। एक ही लम्हे में वो जंगली बिल्लियों की तरह आंखें बदल गई थी। उसके हाथ पर जोर से नोचते कफ का बटन वापस उतारने लगी। मुझे वो वाले अच्छे लग रहे हैं, उसने सामने की जानिब उंगली का इशारा करते हुए कहा। वो डायमंड के हैं। डायमंड के लफ्ज पर खासा जमाव देते हुए बोली, तो तुमने कहा था तुम मुझे दिलाओगी। चलो। इस बार वकास उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। वकास ने दानिस्ता तौर पर इतना महंगा तोहफा पसंद किया था कि किरण इस जैसा तोहफा किसी को देने की सोचने की भी जुर्रत ना करे। अभी वो दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए चल ही रहे थे कि अचानक अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। किरण डर के मारे तेजी से वकास से लिपटी, मगर अगले ही लम्हे उसने जोर से झटक दिया, जिसके सबब वो जमीन पर गिरी थी। बास्टर्ड! क्या वो हरजाई नहीं जानता था कि उसे अंधेरे से खौफ आता है? फिर भी उसे इतनी जोर से झटक दिया। वो मुंह में बड़बड़ाती तेजी से डर के मारे उठकर दोबारा उससे चिपकी, उसके वजूद को मुकम्मल अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया। अगर अब के तुमने मुझे फेंका ना मिस्टर वकास, तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं दादी को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। वो दांत पीसते हुए उसे धमकाने लगी थी। किससे बात कर रही हो तुम? अगले ही लम्हे उसे वकास की आवाज अपने पीछे से आती महसूस हुई। अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। उसने आने वाली आवाज की सिमत पलट कर देखा तो लाइट्स ऑन हुई। वकास यहाँ है तो फिर? वकास सुर्ख अंगारे भरी आंखों से उसे तक रहा था। वकास को अपने पीछे खड़ा देख उसने डरते डरते आगे की जानिब देखा था। मुआविया? सामने खड़े शख्स का चेहरा देख वो खुद करंट खा के पीछे हटी थी। अगले ही पल वकास ने उसका नाजुक बाजू पकड़कर खुद से लगाया। ओ माय गॉड! वकास इतना पॉजिटिव है किरण को लेकर। और आज की एपिसोड मुझे तो बहुत मजेदार लगी, मुझे सच में बहुत मजा आया आज की एपिसोड में। खट्टी मीठी सी एपिसोड थी आज की। क्या होने वाला है आगे, मुझे नहीं लगता कि वकास किरण को चीट कर रहा है या अना उसके बेबी की जो है माँ बनने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर आप लोग यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सच में सब्सक्राइब करने का ना बिल आता है ना पैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करें कि चैनल हमारा कामयाब हो जाए। बहुत मेहनत करती हैं यार हमारी राइटर, और काफ़ी मेहनत लगती है एक नॉवल को लिखना है, पहले उसकी एपिसोड लिखना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, फिर उसकी एडिटिंग, हर चीज़ में बड़ी मेहनत होती है यार। आप लोगों को सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है, क्लिक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।